प्रेरणा कथा। एक दिन का महत्व। समय कितनी गति से चलता रहता है ये तो सभी जानते हैं, परंतु शायद ही कोई समय के महत्व के बारे में विचार करता है। किसी से भी आप पूछिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो वो तुरंत ही कह देगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में रात के 12 घंटे भी जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही हम जब किसी से पूछते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं तो वो तुरंत ही जवाब देता है कि 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। इसमें भी दिन और रात जुड़े हुए होते हैं। जब लीप ईयर होता है तो एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसके भौगोलिक कारण हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक दिन की बात करेंगे और ये स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि जीवन में एक दिन या 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हम एक दिन को 2 खंड कालों में बांट लेते हैं, दिन और रात। कहा जाता है कि दिन काम करने के लिए होता है और रात आराम करने के लिए। इसका मतलब 12 घंटे काम करने के लिए और 12 घंटे आराम करने या सोने के लिए। आजकल कानूनी रूप में दिन में 8 घंटे को ही काम करना होता है। इस प्रकार हम हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, एक दिन छुट्टी का होता है। अर्थात एक हफ्ते में हम सिर्फ 48 घंटे काम करते हैं। इन 8 घंटों के बीच में हमको आधा घंटा खाना खाने या जलपान करने को भी मिलता है। हम बहुत बार कर्मचारियों और अधिकारियों से सुनते हैं कि उनको बहुत काम रहता है और उनको फुर्सत नहीं मिलती है। वे कहते हैं कि उनके सर पर काम का बहुत बोझ रहता है। वो कहते हैं कि वो समय पर काम को पूरा नहीं कर पाते हैं और काम इकट्ठा होता जाता है। यही इकट्ठा हुआ काम उनके लिए एक दिन मुसीबत बन जाता है। दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों से बातचीत करने के बाद बहुत ही रोचक तथ्य सामने आते हैं। यदि हम 7 घंटे को एक ड्यूटी आवर मानते हैं और इनको मिनटों और फिर सेकंड में परिवर्तित कर देते हैं तो हमें मिलते हैं 420 मिनट अर्थात 25,200 सेकंड। जो वैज्ञानिक उपग्रह या सैटेलाइट का निर्माण करते हैं और उनको प्रक्षेपित करते हैं तो वे एक एक सेकंड उनसे भी न्यून समय का हिसाब रखते हैं। आपने प्रक्षेपण के समय उल्टी गिनती को अवश्य देखा होगा। जो खिलाड़ी एशियन, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम्स में भाग लेते हैं उनके लिए एक एक सेकंड कितना मायने रखता है आपसे छुपा नहीं है। 100 मीटर की दौड़ में आपने देखा होगा कि न्यूनतम सेकंड के अंतर से किसी को गोल्ड, किसी को सिल्वर तो किसी को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। आपके पास चाहे आप किसी भी तरह का काम कहीं भी किसी समय करते हैं तो आपके पास उपलब्ध समय 25,200 सेकंड है। फिर भी आप अपने काम को नित्य दिन निष्पादित नहीं कर पाते। क्यों? कभी आपने इस विषय पर मनन चिंतन किया कि वह कौन से कारण हैं जो आपके कार्य निष्पादन में रोड़े खड़े कर रहे हैं? क्या आप स्वयं हैं तो आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए और उनके आदेशानुसार काम कीजिए। यदि कोई दूसरी वजह है तो उसका निराकरण कीजिए। यदि दूसरे लोग हैं जो आपके कार्यों के नियमित निष्पादन में बाधा पहुंचा रहे हैं तो उनसे दूरियां बनाकर रखिए, प्यार से, सूझबूझ से। 8 घंटे के बाद भी आपके पास 16 घंटे बच जाते हैं। कभी यह भूल मत कीजिए या गुमान में मत रहिए कि 8 घंटे काम करके आ गए तो दायित्व व कर्तव्य से निवृत्त हो गए। ईश्वर ने आपको अपार शक्ति व गुण प्रदान किए हैं। घर के कामों में परिवार को हाथ बटा सकते हैं। बाल बच्चे स्कूल से क्या पढ़ लिख कर आए हैं उसे देख सकते हैं। उन्हें गृह कार्य में मदद कर सकते हैं। जिन विषयों का ज्ञान है आपको वे विषय उन्हें नियमित पढ़ा सकते हैं। घर के हर एक काम पर समुचित ध्यान रखना आपका दायित्व है। 2 घंटे भी निकाल लेते हैं इन कामों के लिए तो आपको कितनी शांति व सुख प्राप्त होगा आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। अब भी आपके पास 12 घंटे शेष है। 6 घंटे सोते होंगे और 4 घंटे नित्य क्रिया कर आपके लिए पर्याप्त है। एक बात का ध्यान रहे कि 24 घंटे में 14,400 मिनट होते हैं और यदि सेकंड में परिवर्तित कर देते हैं तो 86,400 सेकंड होते हैं। नित्य आपके पास 86,400 सेकंड उपलब्ध है और अब आपको चिंतन मनन करना है कि इनका किस काबिलियत व ईमानदारी से सदुपयोग किया जाए कि आपका और आपका परिवार का जीवन सुखद हो। यदि एक एक परिवार सुखी होगा तो समाज सुखी होगा और यदि समाज सुखी होगा तो संपूर्ण राष्ट्र सुखी होगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपका देश सुखी हो, संपन्न हो और दिनानुदिन उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर होता रहे? यदि हाँ तो अब से अपने कामों को समय पर निष्पादित करने का संकल्प लें।
यही नहीं, घर परिवार के कामों में समय अनुकूल सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रेरणा कथा। वो गरीब नहीं था। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी हमने कभी आशा भी नहीं की होती है। हम अक्सर समाचार पत्रों में बहुत सी ऐसी कहानियां पढ़ते हैं कि किसी को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने उस व्यक्ति का जीवन ही बदल दिया। हम ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत से लोगों की जिंदगियों में प्रभाव डाला था। मैं ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और सोचा करता था कि आज के युग में ऐसे महात्मा जैसे लोग कहाँ हो सकते हैं जो लोगों की जिंदगियां ही बदल दें। लेकिन कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे गलत प्रमाणित कर दिया। जी हाँ, उस दिन की घटना ने मुझे भी बदल दिया और मेरी ज़िंदगी भी बदल गई। उस दिन मैं कॉलेज से घर वापस आ रहा था। मैं आश्रम मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन से उतरा और उसके बाद रिक्शा में बैठकर घर जाने का निर्णय किया। आश्रम स्टेशन से मेरे घर तक जाने के लिए मैं रिक्शा वाले को 20 रुपये दिया करता था। ये हर दिन ही होता था। उस दिन मैंने पहले के कुछ रिक्शा वालों से पूछा तो उन्होंने 30 रुपये मांगे। मुझे बहुत ही गुस्सा आया क्योंकि मैं तो हर रोज़ 20 ही रुपये दिया करता था। मैंने उस दिन चलकर ही घर जाने का निर्णय लिया। अचानक एक आवाज़ ने मुझे रोक लिया। बेटा, आपको कहाँ जाना है? मैंने देखा कि वो एक रिक्शा वाला था, लगभग 50 वर्ष की उम्र का। मैंने उसको अपने घर का एड्रेस बताया। उसने मुस्कुरा कर कहा, 20 रुपये लगेंगे बेटा। मैं तुरंत ही रिक्शा में बैठ गया और उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। वो पैडल मारते मारते मुझसे बातें करने लगा। बेटा, क्या कहीं नौकरी करते हो? मैंने कहा, जी नहीं, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं हैरान हो गया जब उस रिक्शा वाले ने पूछा, क्या विषय है तुम्हारे? तुम क्या बनना चाहते हो? मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होने लगी। उसके प्रश्न मुझे खिन्न करने लगे क्योंकि एक रिक्शा वालों को मेरे बारे में इस तरह पूछने का क्या अधिकार था। फिर भी मैंने कहा, जी मैं स्नातक की पढ़ाई कर रहा हूँ और बाद में मैं कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। उस रिक्शा वाले ने कहा, शाबाश बेटा, मन लगाकर पढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो, भगवान तुमको सफल करेंगे। मैं एकदम हैरान हो गया। वो फिर से बोला, बेटा इतना परिश्रम करना जीवन में कि लोग तुम्हारा सम्मान करने लगे। जीवन में ऐसे काम करना कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। मैं कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मुझे उस 50 वर्ष के रिक्शा वाले को क्या कहना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना ही कह दिया, जी हाँ, ठीक कहा आपने भैया जी। उसने तुरंत ही कहा, बेटा मैं शायद तुम्हारे पिताजी या ताऊजी की उम्र का होऊंगा, ये भैया मत कहो, तुम चाहो तो अंकल कह सकते हो। मैंने फिर से हाँ जी कह दिया और चुप हो गया। वो रिक्शा को लगातार पैडल मार रहा था। कुछ देर के बाद वो फिर बोला, मेरे चाचा जी की एक बेटी एयर होस्टेस है। वो रक्षाबंधन में मुझे राखी बांधने आएगी। मैं इतना गरीब हूँ पर मेरी उस बहन को मुझे भाई कहने में शर्म नहीं महसूस होती है। मुझे उस पर गर्व है। मैंने फिर से कह दिया, हाँ जी अंकल जी। मेरा घर आ गया और मैंने उसको रिक्शा रोकने को कहा। मैंने अपने पर्स में से पैसे निकालकर उनको देने लगा। मैं हैरान हो गया जब उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैंने बहुत जिद की तो उन्होंने पैसे ले लिए, परंतु फिर मुझे 10 रुपये देते हुए कहा, बेटा ये रख लो, अपने ताऊ जी की तरफ से खूब पढ़ो, भगवान मेरी उम्र भी तुमको लगा दे। मैं हैरान सा उनको देखता ही रह गया।
मैं समझ ही नहीं सका कि वो सब क्या हो रहा था। एक अनजान व्यक्ति मुझे 10 रुपये देकर मेरी लंबी उम्र की कामना कर रहा था और मुझे आशीर्वाद दे रहा था। मैंने उनको धन्यवाद कहा। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया और मुझे आशीर्वाद दिया। वो रिक्शा लेकर चल दिए। मैं तो दंग खड़ा रह गया। मेरी ये कहानी आपको समर्पित है। आपके रिक्शा की सवारी मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सवारी रहेगी, भले ही मैं जीवन में कितनी भी महंगी से महंगी कारों पर चढ़ूं। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और आप कहाँ से हैं और आपकी उम्र कितनी है या आपने जीवन में कितने संघर्ष किए। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप नैतिकता से भरे हुए एक उच्च इंसान हैं। आप बहुत ही अमीर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बच्चों को भी आप पर गर्व होगा, भले ही आप जो भी काम करते हो। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी आप जैसे व्यक्ति से मुलाकात हुई और आपने मुझे आशीर्वाद दिया। आपने मुझे सिखा दिया कि जीवन में पैसे से नैतिक मूल्य नहीं खरीदे जा सकते हैं। मुझसे मुलाकात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपके साथ वो 10 मिनट की रिक्शा की सवारी ने और आपके दिए हुए उस 10 रुपये के नोट ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मैं आपको नमन करता हूँ। आप बहुत ही धनी इंसान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा कथा। देने वाला देता है। अपनी गरीबी के कारण ही एलिस को 16 बरस की उम्र में ही विवाह करना पड़ा था। 24 की होते होते उसके 4 बच्चे हो चुके थे। वो शहर के एक बहुत ही गरीब क्षेत्र में अपने शराबी पति के साथ और अपने बच्चों के साथ रहती थी। शादी के समय तक तो उसका पति ठीक था, पर जैसे जैसे बच्चे होते गए उसके पति के लिए सबके लिए खाना जुटाना कठिन होने लगा। निराशा ने उसको घेर लिया और उसने शराब में खुद को डुबा दिया। एलिस ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका पति काम के बाद घर तो आ जाता था और जो पैसे कमाता था उसको दे देता था। एलिस किसी न किसी तरह घर चलाने लगी, परंतु चौथे बच्चे के बाद उसके लिए घर चलाना असंभव हो गया। उसने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। अपने बच्चों को वो एक पड़ोस की औरत के साथ छोड़कर जाने लगी। वो उस औरत को कुछ पैसे दे देती थी। उस रेस्टोरेंट में उसको कई काम करने पड़ते थे, कभी वेटर का, कभी बर्तन मांजने का, कभी सफाई का और कभी कैशियर का। इस सब के बावजूद पैसे तो आने शुरू हो गए और घर ठीक से चलने लगा। वो रेस्टोरेंट उसके घर से कुछ ही दूरी पर था। छुट्टी के दिन वो लोगों के कपड़े धोकर भी कुछ पैसे कमा लेती थी। रेस्टोरेंट में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात बहुत से लोगों से होती थी। मिस्टर ली भी उन लोगों में से एक थे। वो करीब 70 बरस के एक वृद्ध व्यक्ति थे जो प्रतिदिन उस रेस्टोरेंट में आते थे। वो बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे और वो एलिस के साथ बहुत सी बातें करते थे। मिस्टर ली अपना नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना उस रेस्टोरेंट में ही खाते थे। वो एक ही टेबल पर बैठा करते थे और दिन भर किताबें या समाचार पत्र पढ़ते रहते थे। उनकी अपनी अलग प्लेट, कटोरियाँ, कांटे, छुरी और चम्मच थे। उनके बर्तन अलग ही रख दिए जाते थे। उसके पीछे एक कारण था। मिस्टर ली का विशेष ध्यान रखा जाता था। उनको HIV का रोग था और लोग उनसे दूर ही रहते थे। एलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी। एक दिन जब उसको पता चल गया तो वो बहुत दुखी हुई, परंतु उसके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वो मिस्टर ली से पहले की तरह ही मिलनसार व्यवहार करती रही और उनकी सेवा करती रही। वो खाना देते समय मिस्टर ली को सभी चीज़ें बहुत अच्छे से पकवा कर देती थी। मिस्टर ली को भी एलिस का व्यवहार बहुत पसंद आता था। कुछ दिनों से एलिस के घर खर्च बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि उसके 2 बच्चे बीमार हो गए थे, परंतु वो परिश्रम करती ही रही। वो अपने दुख के बारे में किसी को भी नहीं बताती थी, परंतु न जाने कैसे मिस्टर ली को उसके हालात के बारे में सब मालूम हो गया था। कभी कभी वो उसके लिए काफ़ी पैसे टिप के रूप में छोड़ देते थे।
क्रिसमस का समय नज़दीक आ रहा था और काम कुछ ज़्यादा ही हो गया था उस रेस्टोरेंट में। क्रिसमस से एक दिन पहले मिस्टर ली ने उसको एक टोकरी दी। वो टोकरी बहुत सुंदर रंगीन कागज़ में लिपटी हुई थी। उन्होंने कहा कि वो उनकी तरफ से क्रिसमस का उपहार था। घर जाकर जब एलिस ने टोकरी को खोला तो पाया कि उसमें $5000, मिठाइयाँ और उसके बच्चों के लिए खिलौने थे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उस रात उसने अपने पति और बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दी। सभी बहुत खुश लग रहे थे। अगली सुबह क्रिसमस के दिन वो जल्दी ही रेस्टोरेंट पहुंच गई। उसने मिस्टर ली के टेबल की तरफ देखा, परंतु उनको वहां ना देखकर हैरान हुई। शाम को जब वो घर जा रही थी, बहुत तेज बरसात हो रही थी। उसने रेनकोट पहन रखा था और उसके पास एक छाता भी था। अचानक उसने एक बस स्टॉप के पास मिस्टर ली को पानी में भीगते हुए देखा। उनको बहुत सर्दी हो गई थी। एलिस तुरंत ही दौड़कर उनके पास गई और अपना कोट उनको पहना दिया और फिर पूछा, मिस्टर ली, आप बरसात में यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर ली कुछ बोलना चाहते थे, परंतु उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। वो कुछ बोले भी, परंतु बरसात की आवाज़ के कारण वो शब्द एलिस तक नहीं पहुँचे। एलिस उनके साथ ही खड़ी रही और उनको उनकी बस में बैठाकर ही घर गई। जैसे ही एलिस जाने लगी, मिस्टर ली बोले, एलिस, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम मुझे एहसास कराती रही कि मैं भी मनुष्य हूँ, न कि एक अवांछित रोगी। अब मैं जाता हूँ। तुम अपना खूब ध्यान रखना और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से बड़ा करना। गुड बाय एलिस। एलिस आंखों में आंसू लिए घर वापस आ गई। वो जल्दी जल्दी अपने पति और बच्चों के लिए रात का खाना बनाने लगी। क्योंकि वो क्रिसमस की रात थी, वो अपने साथ ही रेस्टोरेंट से कुछ चिकन, केक और आइसक्रीम भी लाई थी। सभी ने बहुत अच्छे से खाना खाया। उस शाम उसके पति ने भी अधिक शराब नहीं पी। अगली सुबह वो फिर से अपने काम पर पहुंच गई। मिस्टर ली अपने टेबल पर नहीं थे। उसने सोचा कि शायद मिस्टर ली कुछ बीमार होंगे, इसीलिए नहीं आए। वो दिन भर काम करती रही। दिन को 2 बजे उसको थोड़ा सा आराम मिला। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उसके पास आकर कहा, एलिस, ये लिफाफा तुम्हारे लिए मिस्टर ली ने दिया है। उन्होंने हमको खोलने से मना किया था। पर मिस्टर ली खुद कहाँ हैं? एलिस ने एक हाथ से लिफाफा लेते हुए कहा। मैनेजर ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ा ही रहा। एलिस ने लिफाफा खोलकर देखा तो पाया कि लिफाफे के अंदर एक नए घर के कागज थे। मिस्टर ली ने वो घर एलिस को खरीद कर दे दिया था। उसने फिर से मैनेजर से कहा, ये क्या है? ये नया घर तो मेरे नाम पर है। मिस्टर ली कहाँ है? बताइए मुझे। मैनेजर ने कहा, मिस्टर ली ने हमको कहा था कि हम इस लिफाफे को मत खोलें। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने तुमको इतना बड़ा क्रिसमस गिफ्ट दिया है, तुम्हारा अपना घर। एलिस असमंजस में थी। उसने कहा, लेकिन मिस्टर ली ने मुझे ये लिफाफा खुद क्यों नहीं दिया? वो कहाँ पर हैं? मैनेजर ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, एलिस, मिस्टर ली इस दुनिया में नहीं है। वो कल रात को इस दुनिया से चले गए। आज सुबह ही उनका वकील आकर हमको ये लिफाफा दे गया था। एलिस और मैनेजर मिस्टर ली के टेबल की तरफ देखने लगे। दोनों की आंखों में ही आंसू थे। एलिस के हाथ में उसके नए घर का कागज़ था। उसने उस कागज़ को अपने पर्स में रख लिया और धीरे धीरे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। घर जाते हुए रास्ते में बड़बड़ाती रही, देवदूत होते हैं, न जाने किस रूप में आ जाते हैं। भगवान, देवदूत होते हैं। शुक्रिया मिस्टर ली। वो आकाश की तरफ देखती जा रही थी और रो रो कर बड़बड़ाती जा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर हमारी ये छोटी छोटी कहानियाँ आपको पसंद आएँ तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। प्रेरणा कथा। वो बड़ा दिन। क्रिसमस की उस रात चारों तरफ खुशी, उमंग और उत्सव का माहौल था। उस दिन विश्वास जैसे फिर से सुदृढ़ हो गया था। चारों तरफ अंधेरी रात को रंगीन रोशनियों ने प्रकाशमान कर रखा था।
बच्चे इधर उधर खेल रहे थे और गीत गा रहे थे। 25 दिसंबर की उस रात हर तरफ प्रेम, सौहार्द और मित्रता वातावरण को बहुत ही मनभावक बना रहे थे। बड़ों ने सुंदर कपड़े पहने हुए थे और बच्चों को ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही कपड़े पहनाए गए थे। वो बड़ा सा शॉपिंग मॉल हंसते बोलते लोगों से खचाखच भरा हुआ था। इतनी भीड़ थी कि लोगों के लिए बहुत ही कठिन था गति से आगे बढ़ना। रामेश्वर थक चुका था और वो उस मॉल के दूर के कोने की तरफ देख रहा था। उस तरफ कुछ बहुत सी खूबसूरत औरतों ने केक बेचने का एक छोटा सा स्टॉल लगा रखा था। वो और भी बहुत सी खाने की चीज़ें बेच रही थी। वो दिन के समय भी वहाँ आया था और उसने उन औरतों को अपने स्टॉल को तैयार करते हुए देखा था। उस समय सामान पर लिखे हुए मूल्यों को देखकर वो पीछे हट गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि औरतें वो खाने का सामान गरीब लोगों के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए बेच रही थी। वो मुस्कुरा दिया था। उन औरतों और लड़कियों को उस स्टॉल पर देखकर कोई भी कह सकता था कि उन्होंने शायद वास्तविक गरीबी कभी देखी ही नहीं थी। उन्होंने उसके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, फिल्मों में देखा था या फिर अपनी कार में जाते हुए खिड़की से ही देखा था। वहाँ एक बहुत ही सुंदर नौजवान और नवयुवती थे। पुरुष लंबा ऊंचा था और उसके चेहरे पर प्रभावशाली मूछ थी। स्त्री पतली और बहुत ही सुंदर थी। वो एकदम गोरी थी। उसने उस पुरुष की एक बाह पकड़ रखी थी और उसकी आंखों में गर्व स्पष्ट दिख रहा था। रामेश्वर भीड़ में आगे बढ़ रहा था। उसको लोग कोहनियों से धकेलकर रास्ता बना रहे थे। उसको क्रिसमस के बारे में नहीं मालूम था। उसने सुना था कि वो खुशी, प्रेम और प्रार्थना का दिन था, लेकिन उसको प्रार्थना करनी भी तो नहीं आती थी। उस नौजवान जोड़े को देखकर उसके दिल में कुछ कुछ होने लगा। उसको लगा कि उसके मुंह में अपने आप ही एक प्रार्थना निकलने लगी थी। वो कुछ क्षणों के लिए खोसा गया। उसके दिमाग में बीते हुए समय के कुछ चित्र आने लगे। उसको कुछ सुखद आभास होने लगा। उसकी आंखों के सामने सुरीली का चित्र आ गया। वो एक लोहे के पाइप से चूल्हा फूंक रही थी और रामेश्वर की तरफ प्रेम से देख रही थी। वो सुरीली की तुलना कोने में नौजवान के साथ चल रही उस गोरी औरत से करने लगा। जब चूल्हे से धुआं उठता था, सुरीली की काजल लगी हुई सुंदर आंखें जादुई हो जाती थी, एकदम मादक और स्वप्निल। बाहर से आ रहे सूरज के प्रकाश से उसका चेहरा एकदम दमकने लगता था। वो एक देवी की तरह दिखने लगती थी जो अपने घरेलू काम को एक पूजा या अनुष्ठान की तरह कर रही थी। धुएं के पास उसको देखते हुए रामेश्वर नकली गुस्सा दिखाता था और उसको धुएं को रोकने को कहता था। वो हंसती थी और बोलती थी, एकदम अंग्रेज जैसे दिखते हो तुम। रामेश्वर एकदम गोरा था और सुरीली हमेशा उसके गोरे रंग का मजाक उड़ाती थी और उसको अंग्रेज कहती थी। वो जानती थी कि उसका पति पूरे गांव में सबसे गोरा था। वो गांव भारत और नेपाल की सीमा के पास था। रामेश्वर मंत्रमुग्ध सा सुरीली को देखता ही रह जाता था। वो रात को अपने घर के सामने आंगन में खटिया डालकर सुरीली को अपने पास बैठा लेता था और उसको शहर की कहानियाँ सुनाता था। वो उसको बताता था कि उसके काम करने का स्थान कैसा था और लोग कैसे थे। गांव के ज़्यादातर लोग उसी शहर में काम करते थे। उस शहर में गांव के लोगों के लिए हमेशा ही काम होता था। वो शहर एक छोटे से टापू की तरह था, मुख्य भूमि से थोड़ा अलग थलग। बहुत ही शांत स्थान था वो। रामेश्वर चाहता था कि सुरीली भी उसके पास शहर में ही आ जाए। जब वो उसको शहर की सड़कों और गाड़ियों के बारे में बताता था तो सुरीली की आंखों में अविश्वास स्पष्ट दिखता था। वो जब उसको सिग्नल की लाल, हरी और पीली बत्ती के बारे में बताता था और कहता था कि कैसे वो बत्तियां अपने आप जलती बुझती थी, तो सुरीली हंसती थी। जमीन के नीचे चलने वाली मेट्रो ट्रेन के बारे में सुनकर वो बहुत ही हैरान होती थी। वो विश्वास ही नहीं करती थी कि मेट्रो रेल के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। उसकी हंसी को सुनकर रामेश्वर को हमेशा लगता था कि सुरीली को गांव में नहीं होना चाहिए था। रामेश्वर को लगता था कि उसकी सुरीली कोई राजकुमारी थी जो गांव में छुपकर रह रही थी, कोई जादुई राजकुमारी जिसको बुरी परियों ने वहां रहने की सजा दी हुई थी। माल में लोग रामेश्वर को कोहनियों से धकेलकर इधर उधर करते हुए आगे बढ़ रहे थे, परंतु वह सबसे अनभिज्ञ अपनी यादों में ही डूबा था। पिछले वर्ष जब वो गांव गया था, उसने पाया था कि सुरीली की हंसी थोड़ी कम हो गई थी और वो बहुत खांसने लगी थी। उसकी मुस्कान भी फीकी हो गई थी। उसने सुरीली की आंखों में आंसू भी देखे थे।
कुछ ही दिनों में सुरीली बहुत बीमार हो गई और फिर कभी उस बीमारी से उठी नहीं। रामेश्वर ने उसकी मौत के कुछ समय पहले सुरीली को अंतिम बार मुस्कुराते हुए देखा था, परंतु उसकी आंखों में आंसू भी थे। अपने 6 बरस के बच्चे को लेकर वो शहर वापस आ गया था। वो एक हारे हुए व्यक्ति की तरह वापस आया था और अब उसके लिए आगे कोई भी संघर्ष नहीं था। रात को कई बार वो आवाज़ें सुनता था, फिरंगी फिरंगी। वो उठकर बैठ जाता था और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते थे। वो इतना गोरा था कि सुरीली उसको हमेशा अंग्रेज या फिरंगी ही कहकर बुलाया करती थी। वो शहर में अपनी झुग्गी में अपने 6 बरस के बेटे रघु के साथ रहने लगा था। एक दिन उसके बेटे को थोड़ा बुखार था। वो बुखार जब एक हफ्ते तक भी नहीं गया, उस झोपड़पट्टी के इलाके के डॉक्टर ने उसको कहा कि उसे रघु को अस्पताल ले जाना चाहिए और अच्छे से जचा लेना चाहिए। रघु ही तो था, सब कुछ था उसके लिए, सुरीली की उसको भेंट। शहर में रहते हुए रामेश्वर ने अपने बेटे को बहुत सी बातें सिखा दी थी। वो उसको बताता था कि कैसे बड़े बड़े मॉल बत्तियों से जगमगाते रहते थे। उसने रघु को हाथ मिलाना भी सिखा दिया था। अचानक उसके बेटे का स्वर उसके कानों में गूंजा, मैरी क्रिसमस। वो अपने बेटे को पड़ोस में रहने वाली एक औरत आशा के पास छोड़ आया था। रामेश्वर ने भी अनजाने में जोर से कहा, हो हाँ, मैरी क्रिसमस। रामेश्वर सोचने लगा कैसे उसका बेटा पूछता था कि अन्य बच्चों को क्यों ठंड नहीं लगती थी। वो बेचारा उसको कैसे बताता कि वो अमीर बच्चे गर्म कपड़ों में लिपटे रहते थे। रामेश्वर अचानक अपनी ठंडी झुग्गी के बारे में सोचने लगा। उसके पास एक फटा हुआ कंबल था और एक पुराना कोट जो उसने पुराने कपड़ों के बाजार से खरीदा था। मॉल में उसके पास से जा रहे लोग और भी अधिक उत्तेजित लग रहे थे। वे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और आपस में जोर जोर से बातचीत कर रहे थे। जब उसको फिर से किसी ने धक्का दिया, रामेश्वर ने जोर से कहा, मैरी क्रिसमस। रामेश्वर ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। वो बहुत ही थका हुआ था। वो अपने बेटे के बारे में सोचने लगा। वो चिंतित था कि उसकी पड़ोसन आशा ने उसके बेटे को एक गिलास दूध दिया होगा कि नहीं। उसने आशा को वचन दिया था कि वो दूध के पैसे उनको घर आकर दे देगा। वो उस मॉल में चारों तरफ रंगीनियाँ देख रहा था। उसने केक स्टॉल पर तरह तरह के केक, बिस्किट, पेस्ट्रियाँ और अन्य चीज़ें देखी। उसके मुंह में पानी आ गया। वो अपने बेटे को याद करने लगा, परंतु उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। वो औरतें वो सामान गरीबों की मदद के लिए बेच रही थी, परंतु किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो कितना गरीब था। वो बहुत ही चिंतित हो गया क्योंकि उसको लगने लगा था कि उस रात उसका बेटा शायद भूखा ही सो जाएगा। उस शहर में लोग इतना खाना व्यर्थ कर रहे थे और वो और उसका बेटा भूखे थे। भीड़ ने उसको फिर से एक धक्का दिया। उसके सामने एक छोटा सा बच्चा बिस्कुट का एक पैकेट पकड़े खड़ा था। उसने एक बिस्किट खाया और रामेश्वर को देखकर कहा, मैरी क्रिसमस। उस बच्चे ने एक बिस्किट रामेश्वर की तरफ बढ़ा दिया। रामेश्वर ने कांपते हाथों से वो बिस्किट ले लिया और अपने जेब में रख दिया। उसको अपने बेटे की याद सताने लगी। वो अपने बेटे को अपनी गोदी में लेना चाहता था। उसका किराए का रिक्शा मॉल के बाहर खड़ा था। उस दिन उसने दिन भर में 22 रुपये कमाए थे, परंतु उसका एक टायर फट गया था। उसको 30 रुपये का टायर खरीदना पड़ा था। अभी भी 8 रुपये उस दुकान वाले को देने थे। वो मॉल से बाहर आ गया और किसी सवारी का इंतज़ार करने लगा ताकि 5-10 रुपये कमा लें और अपने बेटे के लिए कम से कम एक छोटा सा केक तो ले ही जाए। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अचानक एक सांता क्लॉज के कपड़े पहने हुए व्यक्ति उसके पास आया और उसको एक पैकेट दे दिया। उसने देखा कि उस पैकेट में कुछ मिठाइयाँ, बिस्कुट और एक केक था। उसी पैकेट में एक 5 रुपये का नोट भी था। रामेश्वर की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने सांता क्लॉज की तरफ देखकर जोर से कहा, मैरी क्रिसमस। वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ रिक्शा चलाने लगा और पूरे रास्ते चिल्लाता रहा, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। वो खुश था कि उस दिन किसी ने तो उसकी सुन ली थी। वो अभी भी क्रिसमस का अर्थ नहीं जानता था। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रेरणा कथा। बिखरे सपने। मैं उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड के घर से अपने घर वापस आ रहा था। कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा था। वो सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण में काफ़ी दूर रहती थी। उस दिन हफ्ते का अंतिम दिन था, इसलिए रेलगाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी। उस दिन बस से ही जाना होता था और वो बस भी हर स्टेशन पर नहीं रुकती थी। मुझे आधे घंटे तक बस की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी और दूसरी बात, मैं गलत बस डिपो पहुंच गया था। मैं 1 घंटे तक यात्रियों के साथ पंक्ति में खड़ा बस का इंतज़ार करता रहा, परंतु मुझे निराशा हुई जब मुझे ज्ञात हुआ कि वो बस डिपो मेरी बस का डिपो नहीं था। मुझे फिर से अपनी बस के डिपो को खोजना पड़ा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से हफ्ते में 1 बार ही मिला करता था, क्योंकि वो बहुत दूर रहती थी और जब भी मैं उससे मिलने जाता था मैं उसके साथ 16 से 24 घंटे बिताता था। या यूँ कह सकते हैं कि मुझे उतना समय बाध्यतावश व्यतीत करना ही होता था। मुझे उसके साथ बहुत खुशी मिलती थी, परंतु वो बहुत ही कठिन थी, बहुत ही तनावग्रस्त, और ऐसा लगता था कि हफ्ते में 1 दिन मिलना पर्याप्त नहीं था। बाकी के 6 दिन मैं उसके बारे में ही सोचकर अपने आप को सामान्य करने का प्रयास करने में ही बिता देता था। उसको मिलकर आने के बाद मैं अगला दिन बिस्तर पर ही बिता देता था और सिर्फ खाने के लिए ही उठता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं कोई पहाड़ चढ़कर आया था या मैं पराजित हो गया था। उन दिनों मैं हैप्पी बेबी नाम के एक उपन्यास को लिखने में व्यस्त था। मैंने आधी दूरी पार कर ली थी। लिखते लिखते मैं बहुत ही भावुक हो जाता था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उस उपन्यास के कुछ अंश पढ़ने को दिए थे, परंतु उसको वह पसंद नहीं आए थे। उसने मुझे स्पष्ट कह दिया था कि वो उपन्यास उसको अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन मुझे उसने कहा कि उसने जितना मेरे उपन्यास को पढ़ा था वो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, परंतु वो मुझे आगे के भाग पढ़ने को कहती थी। मैं पढ़ने लगता था तो वो मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती थी, जैसे कि सुन ही नहीं रही हो। मैं उसको बहुत प्रेम करता था। उसके इस व्यवहार से मैं कभी कभी बीमार हो जाता था। मुझे ये भी चिंता होने लगती कि मेरी किताब हैप्पी बेबी में व्यंग बिल्कुल भी नहीं था। मेरे संपादक ने भी मुझे इसके बारे में कहा था। उसने कहा था कि अगर उस किताब में थोड़ा सा व्यंग भी होता तो बहुत ज़्यादा लोग उसको पढ़ते। मैं स्वीकारता हूँ कि मेरी किताब बिल्कुल भी व्यंग्यात्मक नहीं है। मेरी किताब थियो नाम के एक पुरुष के बारे में है। उसके लड़कपन में उसका शारीरिक शोषण हुआ होता है। एक सुधार गृह में एक गार्ड बालक थियो से बलात्कार करता है। उस गार्ड का नाम मिस्टर ग्रेसी होता है। मिस्टर ग्रेसी उस लड़के थियो को बहुत गालियां देता है और उसको शारीरिक क्षति भी पहुंचाता है, परंतु वो साथ ही साथ थियो को और लड़कों से बचा कर रखता है। थियो बचपन में ही स्नेह और घृणा दोनों को ही सीख लेता है और पूरा जीवन एक पुरुष के रूप में भी उसके बचपन को भूलता नहीं है। वो बड़ा होकर काम करने लगता है, परंतु वो किसी से प्रेम नहीं करता है। मेरी किताब की कहानी मेरी कहानी के हीरो थियो के जीवन की ही कहानी है। कहानी तो बहुत ही दुख भरी और बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। मैं नहीं सोचता था कि कोई प्रकाशक उस किताब को छापेगा या नहीं, लेकिन मेरे संपादक को विश्वास था कि मैं एक महान किताब लिख रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड के घर में से बस में आते हुए मैं एक किताब पढ़ रहा था। उस कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत औरत को कैंसर होता है। उसके 2 बच्चे भी होते हैं। उसका पति उसको बहुत प्रेम करता है और अपना सब कुछ उस पत्नी के उपचार के लिए बेच देता है। हालात यहाँ तक खराब हो जाते हैं कि एक दिन उसके पास कुछ भी नहीं होता है। पत्नी जीना चाहती है, परंतु बेचारा पति कुछ भी नहीं कर सकता है। अंत में वो अपना घर भी बेच देता है और एक किराए के घर में रहना शुरू कर देता है। वो अपने दोनों बच्चों को अपनी माँ के घर पर छोड़ आता है और पूरा समय अपनी बीमार पत्नी के साथ ही बिताने लगता है। 3 वर्षों तक वो दिन रात अपनी पत्नी की सेवा करता है और उपचार करवाता है, पर वो अपनी पत्नी को बचा नहीं सकता है। मरने से पहले वो अपने पति से कहती है, जॉन, मैं जीना चाहती थी, पर मैं खुश हूँ कि मेरे मरने के समय तुम मेरे पास हो। अगर दूसरा जन्म है
तो तुमको ही पति के रूप में मांगूंगी। उस कहानी में और भी बहुत सी ऐसी बातें थी जिनको पढ़कर अपने आंसू नहीं रोक सकता था। मेरे जीवन में पढ़ी हुई वो सबसे दुखद कहानी थी। मैं बस में ही रोने लगा था। बस में बहुत से अन्य यात्री थे। मैं उनसे अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास करने लगा। मैं सोचने लगा कि मैं कब तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह हफ्ते में एक दिन मिलता रहूँगा और उसके गुस्से और उसके तनाव को सहता रहूँगा। ऐसे तो नहीं चल सकता था। मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को मिले हुए सिर्फ 9 महीने ही हुए थे और यहाँ मैं बस में बैठा रो रहा था। उस दिन उसके घर जाते समय मैं सोच रहा था कि क्या वो उस रात मुझे उसके साथ भी सोने देगी या फिर सुबह मुझे वापस जाने भी देगी या नहीं। कभी कभी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ज़मीन पर ही सुला देती थी और फिर देर रात को बिस्तर पर बुला लेती थी। वो हमेशा ही गुस्से में रहती थी और मैं हमेशा ही घबराया रहता था। वो मेरी लिखाई को हमेशा ही बुरा कहती थी और मेरे परिवार को भी बुरा भला कहती थी। वो कहती थी मैं तुम्हारे डैडी या तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ जो तुम्हारे नखरे सहूँगी। मैं सोचता था कि शायद मुझ में ही कोई कमी थी। मैं नहीं समझता था कि कहानी को व्यंग्यात्मक होना जरूरी था। मैं नहीं मानता कि हर कहानी का सुखद अंत ही हो। मैं सिर्फ एक बात पर यकीन करता हूँ और वो है कि कहानी हमको सत्य के पास ले जाती है, भले ही वो लेखक का सत्य हो। उस दिन बस में उस दुखद कहानी को पढ़ने के बाद मैंने अपने उपन्यास को व्यंग्यात्मक बनाने के बारे में सोचना छोड़ दिया। मैं एक ऐसे पुरुष की कहानी लिख रहा था जिसको बचपन में बहुत शोषित किया गया था और वो बहुत ही दुखी था। मेरी कहानी को हीरो स्नेह और घृणा के बीच कहीं खुद को खड़ा देखता था। मैं अपने पाठकों तक वो बात पहुंचाना चाहता था जो मेरे मन में थी। मैं कैसे किसी और की सलाह को अपनी कहानी में घुसा सकता था। मैं कभी भी मैं जीना चाहती हूँ नहीं लिखूँगा अगर मेरी कहानी की विषय वस्तु बिल्कुल ही फ़र्क है। मैं किसी को खुश भी नहीं करना चाहता हूँ। उस दिन बस की उस यात्रा के बाद मैं 1 वर्ष तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहा, लेकिन मैं जानता था कि हमारा संबंध लंबे समय तक नहीं चलने वाला। मैंने तो अपना उपन्यास अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के पहले से ही लिखना शुरू कर दिया था। वो मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहती थी, परंतु मैं एक लेखक होने के कारण किसी के विचारों का गुलाम होने को तैयार नहीं था। मुझे उसको छोड़ने में कुछ समय लगा, पर मैंने उसको छोड़ ही दिया। एक बात और, हमारा संबंध टूटने के 1 महीने पहले ही मेरा उपन्यास हैप्पी बेबी प्रकाशित हो चुका था और वो बहुत ही सफल रहा था। हमारा संबंध टूटने के बाद मैं किताब के प्रचार में ही व्यस्त हो गया। मेरी किताब की लाखों प्रतियां 1 महीने में ही बिक चुकी थी। 2 महीने के बाद एक दिन मेरे घर के बाहर के दरवाजे की घंटी बजी। मैं हैरान हुआ क्योंकि बाहर मेरी पूर्व की गर्लफ्रेंड खड़ी थी। हमारे संबंध को टूटे हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। मैंने देखा कि उसकी आंखों में नमी थी। मैंने उसको अंदर बुलाया और उसके सामने कॉफ़ी का कप रख दिया। वो बहुत धीमे स्वर में बोली, तुम्हारा उपन्यास बहुत ही सफल रहा है, बधाई है तुमको। मैं सच बोलूँ तो मुझे भी वो उपन्यास बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको 2 बार पढ़ लिया है। मैं सोचने लगा कि वो शायद मेरी सफलता के वशीभूत मुझसे मिलने आई थी और शायद पुराने प्रेम को फिर से जीवित करना चाहती थी। परंतु मैंने खुद को पहले से ही तैयार कर लिया था कि एक लेखक को समझने वाली गर्लफ्रेंड ही चाहिए होती है। मैंने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, थैंक यू। मैं जानता था कि मेरा उपन्यास बहुत अच्छा था। मैं उसके सामने बैठकर एक किताब खोलकर पढ़ने लगा, पर आगे कुछ बोला नहीं। वो कुछ देर बैठी रही और मेरी तरफ ही देखती रही। जब मैं लगभग 10 मिनट तक कुछ भी नहीं बोला तो वो चुपचाप मुझे गुड बाय बोलकर मेरे घर से बाहर चली गई। शायद उसके सपने बिखर गए थे, परंतु मैंने हकीकत में जीना सीख लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद।